हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज ऑफ रोमांटिसिज्म। एमसीक्यूज़ हम लोग कर रहे हैं। 25 एमसीक्यूज़ अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। इनमें से कौन सी बुक है जो जॉन कीट ने ट्रांसलेट की थी। तो जॉन कीट्स ने जो ट्रांसलेट की थी डेट वॉज एनिड। और एनिड किसने लिखी थी? एनिड लिखी थी वर्जिल ने। तो वर्जिल की जो ये एनिड बुक है इसको जॉन कीट ने ट्रांसलेट किया था। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। कौन से प्रोफेशन के लिए जो है जॉन कीट्स को लाइसेंस मिला था लेकिन उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसको जो है प्रैक्टिस नहीं की उसकी। तो जॉन कीट्स को जो है फार्मासिस्ट में लाइसेंस मिला था। उन्होंने जो है फार्मासिस्ट की स्टडी की थी लेकिन फिर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। एपिटोकैरी या आप फार्मासिस्ट इसको बोल सकते हो। वाज ट्रेन्ड एज एन एपिटोकैरी या प्रेमासिस्ट बट गेव अप दैट करियर इन फेवर ऑफ राइटिंग। लेकिन राइटिंग के फेवर लेके और उन्होंने मतलब उनके लिए जो है राइटिंग इम्पोर्टेंट थी, तो उन्होंने जो है इस करियर को अपने गेव अप कर दिया था। और उनके जो बेस्ट वर्क है वो 1818 से 1819 के बीच में लिखे गए हैं, जिसमें द ईव ऑफ सेट एजेंस एजनेस और इसाबेला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। कौन सी पोएम में जो है वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है कि आओ मतलब प्रकाश में आओ, जो चीज़ें हैं उनको देखो, नेचुरल चीज़ों को देखो और जो नेचर है उसको तुम्हारा टीचर बनने दो। तो ये लाइन उन्होंने द टेबल्स टर्न में कही है। द टेबल्स टर्न पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और उसमें जो है ये लाइनें वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं जो कि किताबों में घुसा रहता है। तो वो कहता है कि इन किताबों की दुनिया से बाहर आओ, बाहर आकर देखो और नेचर में आओ, प्रकृति को देखो। कीट्स एंडिमियन इज डेडिकेटेड टू। कीट्स का जो वर्क है एंडिमियन, ये किसको डेडिकेट किया था कीट्स ने? तो ये कीट्स ने जो है डेडिकेट किया था वो क्या था? थॉमस चैटरटन को। जॉन कीट्स का जो एंडिमियन है ये डेडिकेटेड है थॉमस चैटरटन को। एंडिमियन जो है एक पोएटिक रोमांस है। और थॉमस चैटरटन जिसको कि ये डेडिकेट किया था, उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1752 को। कहाँ पर हुआ था? ब्रिस्टॉल में। और इनकी जो पहली नॉन पोयम है वो एक स्कॉलरी मिल्टोनिक पीस है ऑन द लास्ट एपिफेनी। और ये जो एंडिमियन है इसमें 4 बुक है टोटल। और एंडिमियन को जो है क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया था एडिनबर्ग रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन में, बहुत ज़्यादा जो है इसको क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट है फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस द लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ ए रेफरेंस टू। ये जो लाइन है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोली है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क आया था द लॉस्ट लीडर, उसमें जो है उन्होंने ये लाइन बोली है फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर है ही लेफ्ट अस, कि कुछ थोड़े से पैसों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। तो ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए बोली थी क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो है पोइट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये द लॉस्ट लीडर में बोली गई थी जो कि 1845 में आया था उनकी बुक ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड। जब वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस गए थे तो वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गए थे। तो उस लड़की का क्या नाम था? तो उस लड़की का नाम था एनेट वेलन। एनेट वेलन। और वर्ड्सवर्थ ये जो है अपनी बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज से ली थी 1791 में। और उसके बाद जो है वो फ्रांस गए थे और वहाँ पर जो है वो एक लड़की फ्रेंच वुमेन के प्यार में पड़ गए थे जिसका नाम था एनेट वेलन। और उससे जो है उनको एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था कैरोलीन। एवरी ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये वर्ड्स किसके हैं? एवरी ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन whose gave the words he chose himself are carved। जिसकी ग्रेव पर जो है ये वर्ड्स लिखे गए हैं। हियर इज़ वन whose name is writ in water। तो ये जो वर्ड्स हैं हियर इज़ वन whose name is writ in water, ये आपको जॉन कीट्स की ग्रेव पर देखने को मिलेंगे। और जॉन कीट्स ने जो है खुद ही अपना एपिटफ लिखा था। उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा नाम ना लिखकर ये एपिटफ जो है मेरी ग्रेव पर लिखा जाए। नेक्स्ट है हु हैज सेड इट वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोर एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सीजेस कैन। ये जो लाइन है ये किसने बोली है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की द टेबल टर्न पोएम की ही लाइन है।
और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें कहा है, सेज का मतलब होता है सिट एंड पोंडर देन कम अप वाइज सेइंग, यानी कि जो बैठकर जो सोच विचार करते हैं और उसके बाद जो है वाइज सेइंग कहते हैं, जो बुद्धिमानी की बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो साधु है जो आपको अच्छा और बुरा सिखा सकते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा केवल एक इम्पल्स जो नेचर की होती है वो आपको सिखा सकती है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन quoted. The god approve the death and note the tumult of the soul. ये लाइन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी लाडोमिया में। लाडोमिया जो है बहुत ही अच्छी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी है और इसकी जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो समरी मैंने दी हुई है, बहुत ही अच्छी जो है स्टोरी है, ये ट्रोजन वॉर से ली गई है। यहाँ पर जो है मतलब एक जो इसकी मेन कैरेक्टर है उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को फिर बुलाती है, तो उसके हस्बैंड जो कुछ देर के लिए उसके पास आ जाते हैं, मतलब हस्बैंड नहीं, उसके हस्बैंड की जो सोल आती है। तो अच्छी स्टोरी है इसकी बहुत। When did the first edition of lyrical ballads appear? lyrical ballads का सबसे फर्स्ट एडिशन जो है कौन से ईयर में आया था? तो वो आया था 1798 में। When was Lamb born? चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था 1775 में, 1775 में, यानी कि 1770 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, तो उसके जो है 5 साल बाद चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था। द इंग्लिश ऑथर, क्रिटिक और माइनर पोइट। चार्ल्स लैम्ब क्या कहते? इंग्लिश ऑथर थे, क्रिटिक थे। उनको जो है प्रिंस ऑफ एसेस्ट भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है उन्होंने एसेस लिखे हैं। उनका जन्म 10 फेब 1775 में हुआ था लंदन में, और उन्हें जो है अपने ऐसे के लिए जाना जाता है। और उन्होंने एक जो है अपना पेन नेम लिया था, इलिया। इलिया के नाम से जो है उन्होंने अपने वर्क लिखे थे। और ऐसे ऑफ इलिया जो है उन्होंने लिखा था 1823 में, ये आया था। लास्ट ऐसे ऑफ इलिया 1833 में आया था। विच सीडोनियम वाज एडोप्टेड बाय लैम्ब फॉर हिज एसेज? क्या सीडोनियम जो है लैम्ब के द्वारा अडोप्ट किया गया था अपने एसेज के लिए? तो डेट वाज इलिया। तो इलिया क्या था? इलिया जो उनका सीडोनियम था, जो कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसेज के लिए एडोप्ट किया था। जो इलिया एसेज थे वो सबसे पहले लंदन मैगजीन में आए थे 1820 से 1825 के बीच में। और जो चार्ल्स लैम्ब थे उनका एक और ग्रेट वर्क आता है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ लिखा था, मैरी लैम्ब के साथ। मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने मिलकर जो है शेक्सपियर की कुछ ट्रेजेडीज और कुछ कॉमेडीज़ के ऊपर ये वर्क लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्क बाय लैम्ब? इनमें से कौन सा वर्क है जो कि लैम्ब ने नहीं लिखा? जॉन वुडविल, द ऑड फैमिलियर फेसिस, हीस्टर या लाला रुख? तो जो ये लाला रुख है ये चार्ल्स लैम्ब की रचना नहीं है, ये चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलेस लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड? पीबी शैले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, बहुत ही जो है फेमस जो है उनका लिरिकल ड्रामा है ये प्रोमेथियस अनबाउंड। तो इसमें कितने एक्ट थे? तो इसमें जो है 4 एक्ट थे। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है एक लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट जो है इसमें हैं, और 1820 में ये आया था। और ये शैले का जो मास्टरपीस कहा जाता है। और उनका जो है एक तरह से रिप्लाई था एस्चिलस के जो प्रोमेथियस बाउंड था। प्रोमेथियस बाउंड का जो है ये रिप्लाई था प्रोमेथियस अनबाउंड। और इसमें दिखाया जाता है कि जो टाइटन है, जो एस्चिलस का प्रोमेथियस था, उसमें क्या दिखाया था कि जो टाइटन है वो टाइटन प्रोमेथियस जो है फायर चुराता है हेवन से, ताकि वो जो है मर गए हैं जो उनको जो है मतलब मॉर्टल उनको जो है जिंदा दोबारा कर सके। और उनको फिर जो है जूस के द्वारा, जो उनकी जो जुपिटर थे उनके द्वारा पनिश किया जाता है। और ये बहुत ही उनका ब्रिलियंट वर्क था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ ने इनमें से कौन सी पोएम लिखी है? डैफोडिल्स, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ओमर, द फोरसेकन मरमैन, द लास्ट राइड टुगेदर। तो वर्ड्सवर्थ ने जो है डैफोडिल्स लिखा है, डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इसका जो सब टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और डैफोडिल्स जो है इसका टाइटल है, और आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड
ये इसका सब टाइटल है और ये वर्ड्सवर्थ का मोस्ट फेमस वर्क रहा है। ये जो है पोएम कंपोज की गई थी 1804 में और 1807 में इसको पब्लिश कराया था। और वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको बार बार अल्टर्ड भी किया था सेवरल टाइम्स और उसका फाइनल वर्जन जो है 1815 में आया था। द ट्रू कॉमन सेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वाज फ्रॉम, जो सबसे अच्छा जो साल रहा है वर्ड्सवर्थ के पोइटिक करियर का, तो डेट वॉज 1797 टू 1798, क्योंकि 1798 में जो है उनका लिरिकल बैलेट्स आया था, तो उस समय जो है उनका करियर हाई पीक पर पहुंच गया था। हालांकि जो वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम थी डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और एन इवनिंग वॉक वो 1793 में आई थी, लेकिन उनका जो पोइटिक करियर था, उनका जो ट्रू कॉमन सेंट जब उन्होंने लिया था डेट वॉज 1797 और 1798 जब उनका लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, वर्ड्सवर्थ ने जो है 50 साल अपने बिताए किसके बीच में, कम्बरलैंड डेल्समैन, एल्फोक्सडन विलेजर्स, होकशैट कंट्रीमैन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट। तो उन्होंने जो अपने 50 साल बिताए थे तो वो बिताए थे उन्होंने कम्बरलैंड डेल्समैन के बीच में। उनका जन्म 1770 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, कम्बरलैंड में, कुकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। और 1802 में उनकी शादी हुई थी एट ग्रेसमेयर एंड आफ्टरवर्ड ही लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एट राइडल माउंट नियर द हेड ऑफ विंटर। और उसके बाद जो है वो लगभग 50 साल तक जो है राइडल माउंट में रहे थे नियर द हेड ऑफ विंटर मेयर अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन, कम्बरलैंड डेल्समैन के बीच में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा जो वर्क है जो वर्ड्सवर्थ का नहीं है, माइकल, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन। तो माइकल और ये रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, ये तीनों जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं और द मे क्वीन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। द मे क्वीन जो है ये वर्क लिखा है A.L. टेनिसन ने और ये एक जो है शॉर्ट पोएम इसको कही जाती है, यानी कि एक शॉर्ट पोएम है द मे क्वीन और A.L. टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो है ये वर्क लिखा है। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, वर्ड्स जो है एक प्रिंसली थ्रोन बना सकती है हम्बल ट्रूथ के ऊपर। वर्ड्सवर्थ ने ये कहाँ से सीखा था, तो ये उन्होंने रॉबर्ट बर्न्स से सीखा था। रॉबर्ट बर्न्स, जो रॉबर्ट बर्न्स थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1759 में हुआ था एलोव स्कॉटलैंड में। बर्न्स की जो पोइट्री है वो हमें रूरल स्कॉटलैंड के रिमोटनेस के बारे में दिखाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1803 में उनकी ग्रेव के पास खड़े थे और उन्होंने वहाँ पर कंटेम्पलेट किया था हाउ वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंस थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। द सोलिटरी रीपर इज, सोलिटरी रीपर क्या है, तो सोलिटरी रीपर जो है वो एक बैलेड है। द सोलिटरी रीपर जो है एक बैलेड है और 32 लाइन्स इसमें है, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा में जो है ये डिवाइडेड है। रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। सोलिटरी रीपर जो है टाइटल जैसे सजेस्ट करता है, ये डोमिनेट करता है, केवल एक फिगर इसमें दिखाई गई है, यानी कि एक ही जो है कैरेक्टर है, ए हाईलैंड गर्ल जो कि अकेली खड़ी है फील्ड में और हार्वेस्टिंग ग्रेन, और वो जो है हार्वेस्ट कर रही है, यानी कि वो फसल काट रही है। ये 4 8 लाइन स्टेंजास ऑफ दिस पोएम आर रिटन इन ए टाइट आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है डेट इज ABABCCDD। नेक्स्ट, लिरिकल बैलेड्स वॉज रिटिन कॉलरिज एंड, लिरिकल बैलेड जो लिखी गई थी वो किसने लिखी थी, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी सबसे अच्छी पोएम्स कंपोज की थी वो किस ईयर में की थी, तो वो उन्होंने की थी 1798 से 1799 के बीच में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपना ये समय था स्पेंड द विंटर ऑफ 1798 टू 99, 1798 से 1799 के बीच की जो सर्दियाँ थी वो उन्होंने जर्मनी में बिताई थी, और जर्मनी में भी कहाँ, इन द रिमोट टाउन ऑफ गोसलर इन सेक्सोनी, और हेयर इन काम एंड इंटेंसली आइसोलेटेड एटमोसफियर, यानी कि यहाँ का जो एटमोसफियर था वो कैसा था, वो बिल्कुल काम था और बिल्कुल जो है इंटेंसली आइसोलेटेड था। तो उन्होंने जो है अपनी मोस्ट मूविंग पोइट्री यहाँ पर लिखी थी, जिसमें जो है ल्यूसी की जो पोएम है वो भी आती हैं, और मैथ्यू और एलिजीज एंड इजीली ड्राफ्ट टुवर्ड्स द प्रील्यूड, और कुछ प्रील्यूड का हिस्सा भी। द एक्सकर्सन डेटेड 1844, एक्सकर्सन जो कि 1814 में आई थी, सॉरी 1814 है ये, 1814, मार्क द बिगिनिंग ऑफ, इसने किस चीज़ की शुरुआत की थी, वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फेनोमेनिया, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस,
द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कोलरिज। तो इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक लीडिंग पोइट रहे हैं एज के, लेकिन 1814 में जब उनका द एक्सकर्सन जो है वो पब्लिश हुआ था, तो इट डिड नॉट फाइंड फेवर विद प्रोफेशनल रिव्यूअर्स। आल्दो इसको जो है मतलब प्रोफेशनल रिव्यूअर्स के फेवर नहीं मिला था। आल्दो इन द लेटर ईयर्स वर्ड्सवर्थ कंटिन्यू टू राइट ए लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स, हालांकि इसके बाद भी जो है वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन इसके बाद जो है उन्हें इतना अच्छा नहीं फेवर मिला, इतना अच्छा जो है उन्हें फेम नहीं मिली जितनी कि पहले मिली थी। उनके वर्क में वो फ्रेशनेस, वो विजनर क्वालिटी नहीं देखी जाती जो कि उनके अर्ली पोएम्स में देखी जाती है। The first line, she gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears, were in reference to, ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलती है? सॉरी, ये लाइन जो है किसको रेफरेंस है, किसको कही गई है? सी जो है यहाँ पर, सी कौन है? तो डेट वाज डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी। और जो ये लाइन है ये द स्पैरो नेट्स से ली गई है। स्पैरो नेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई एक पोयम है, और इस पोयम में जो है वर्ड्सवर्थ पेड ए मूविंग ट्रिब्यूट टू हिज सिस्टर डोरोथी और रिकॉलिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड टुगेदर इन कोकर माउथ। कोकर माउथ में जो उनका चाइल्डहुड स्पेंड हुआ था, जो उनके बचपन के दिन बीते थे, उनको वो याद करते हैं और अपनी बहन डोरोथी को वो ट्रिब्यूट देते हैं।